हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये फंक्शन जो है आपको पूरी कैलकुलस में जगह जगह पर दिखता रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री में भी दिख सकता है, वेक्टर्स में भी कहीं हम चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अलावा एक फंक्शन हम लोग और पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा फंक्शन जो कि आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वो होगा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो आज तो इस लेक्चर में हम लोग मेनली बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहली बात तो इसके कई नाम हैं, जैसा कि लिखा हुआ है फ्लोर फंक्शन, स्टेप ऑफ एक्स, लैडर ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स, एट्सेट्रा। ठीक है, ये करता क्या है, इसका सिंबल है ये। वैसे नॉर्मली सिंबल जो लोग यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरह का ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और इसका काम क्या होगा, किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट देना। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 का इंटीग्रल पार्ट कितना है, तो 1 है। 1 में इंटीजर कौन सा इन्वॉल्व है, 1 है। 1.2 का इंटीग्रल पार्ट कौन है, क्या है, 1 है। 1.4 का इंटीग्रल पार्ट 1 है। 1.9 का इंटीग्रल पार्ट अगेन 1 है। 1.99 का भी इंटीग्रल पार्ट कितना है, 1 है। ठीक, उसके बाद 2 का इंटीग्रल पार्ट कितना है, 2 है। 2.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना, 2। 2.4 का इंटीग्रल पार्ट 2। 2.9 का इंटीग्रल पार्ट 2। 2.99 का 2। तो जब तक 2 पॉइंट समथिंग चलेगा, आप इसमें 10,000 बार भी 9 लगा दो, इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 2। लेकिन जैसे ही 3 पे पहुंचोगे, इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 3। फिर -2 का इंटीग्रल पार्ट -2। -2.7 का कितना होगा, सोचो। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि -2 होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसका इंटीग्रल पार्ट होगा -3। समझते हैं लॉजिक क्या है। -3.1 का क्या होगा, -4। ठीक है, जैसे देखो 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 आया, 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 आया, 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 आया। तो एक चीज़ समझ में आई कि इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट वही इंटीजर आ जाएगा, तो -2 का इंटीग्रल पार्ट -2 आ जाएगा। 1.4 का क्या आया, 1 आया। 2.2 का क्या आया, 2 आया। 2.9 का क्या आया, 2 आया। यानी कि हम जब ऐसे नंबर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा है, उस नंबर से जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो 2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 2 है। ठीक है, 2.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 2 है। 1.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 1 है। तो ऐसे -2.7 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर मिलेगा, -3। जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -3। -3.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन मिलेगा, -4। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग इसका ग्राफ समझते हैं, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। तो एकदम सिंपल सा ग्राफ है। हमें ये पता है कि 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 होना है, 0.1 का भी 0 होना है, 0.2 का भी 0 होना है। तो जब तक 1 पर नहीं पहुंच जाते तब तक इंटीग्रल पार्ट क्या रहना है, 0 से 1 के बीच के नंबर का कितना रहना है, 0 रहना है। ठीक है, तो 0 क्लोज से 1 ओपन तक क्या आ जाएगा ग्राफ, सीधे सीधे एक्स एक्सेस आ जाएगी। फिर जैसे ही 1 पे पहुंचोगे, ग्राफ जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, 1, क्योंकि 1 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 1। फिर 1.2 का भी इंटीग्रल पार्ट 1, 1.3 का भी इंटीग्रल पार्ट 1, 1.9 का भी इंटीग्रल पार्ट 1। लेकिन जैसे ही 2 पहुंचेंगे तो ग्राफ जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा, है ना। ऐसे ही 2.1 का 2, 2.3 का 2, और जैसे ही 3 पे पहुंचोगे ग्राफ जंप करके 3 पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही 0 का 0 है, लेकिन जैसे ही पीछे जाएंगे, 0 से थोड़ा पीछे जाएंगे, तो तुरंत ग्राफ का इंटीग्रल पार्ट कितना लगेगा, वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट कितना लगेगा, -1। जैसे -0.3 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, -0.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो वो कितना होगा, -1। ठीक है, तो ये सिंपल सा ग्राफ है। तो ये देखो स्टेप की तरह बनता है ये, इसलिए इसको स्टेप ऑफ एक्स भी कहा जाता है। ये इस पर चढ़ के इस पे गया, इस पे चढ़ के इस पे गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, यहाँ हॉलो सर्किल का मतलब क्या है कि 1 पर वैल्यू, यहाँ पर हॉलो सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर सॉलिड सर्किल, मतलब 1 पर वैल्यू हॉलो सर्किल पर नहीं कभी रीड करेंगे, कहाँ पर रीड करेंगे, सॉलिड सर्किल पे। तो 1 पर वैल्यू यहाँ पर नहीं देखेंगे जो कि 0 है, हम 1 पर वैल्यू कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। ऐसे ही 2 पर वैल्यू ये वाली नहीं देखेंगे, 1। 2 पर वैल्यू क्या देखेंगे, सॉलिड सर्किल वाली देखेंगे जो कि 2 है। ठीक, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,1, इसके कोऑर्डिनेट है 2,2, इसके कोऑर्डिनेट है 3,3, इसके कोऑर्डिनेट है -1, -1। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स में क्या खास बात है कि इनका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एकदम सेम है। तो यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स किस लाइन पर लाई करेंगे, y = x पर, है ना। तो ये कौन सी लाइन होगी, y = x, क्योंकि कोई हम लोग से पूछे क्यों ऐसा होगा, तो ये पॉइंट 1,1 है,
ये 0.2, है, तो 2 पॉइंट से ही लाइन डिटरमाइन हो जाती है, तो ये y बराबर x लाइन ही हो सकती है। ठीक है, ये लाइन कौन सी होगी सोचो अगर अपने दिमाग में। तो ये क्या किया गया बेसिकली, y बराबर x लाइन को एक यूनिट आगे शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो जब x एक्सिस पर आगे शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है कि x की जगह क्या होगा, x माइनस 1। तो ये लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है ना, तो x को 1 रखो तो 0 दिखना चाहिए, तो x को 1 रखने पर इस लाइन में 0 आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, देखो लैडर ऑफ x की तरह बन गया। तो जो हमारा ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, वो हमेशा किन दो लाइंस के बीच में है, x माइनस 1 और x के बीच में, देखो हमेशा कंटेंड है कि नहीं। और यहाँ पर ओपन सर्किल कहाँ पर लाई करेगा, x माइनस 1 पर। क्लोज्ड सर्किल कहाँ पर लाई करेंगे, y बराबर x पर, है ना। तो इस चीज़ का यूज़ आगे चल के जब हम लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ आती है सैंडविच थ्योरम, तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ होता है वो हमेशा x माइनस 1 लाइन और x लाइन के बीच में कंटेंट होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो वही लिख लेते हैं जो अभी हम लोग समझ में के आए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हमेशा किसके बीच में रहेगा, x माइनस 1 और x के बीच में रहेगा। और चूंकि हमारे जो ओपन सर्किल थे वो x माइनस 1 लाइन पे, तो यहाँ पे इक्वलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और क्लोज सर्किल जो थे वो y बराबर x लाइन पे थे। इंटीजर्स के लिए इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। इंटीजर्स के लिए जो नंबर इनपुट करते हो वही क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्लोर फंक्शन, बॉक्स ऑफ x, कुछ भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ना। ये तो होगी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 ये बोलती है कि बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस के जो होगा वो होगा बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस के। मतलब k को हम लोग ने क्या किया है, सीधे सीधे बाहर निकाल लिया है। लेकिन ऐसा हम लोग कब कर पाएंगे, जब k एक इंटीजर होगा। ठीक है कि नहीं, व्हेन k इज अ इंटीजर। ठीक। अच्छा, बॉक्स ऑफ x की हम लोग ने ऊपर ग्राफ में लिख रखा है, डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, ऑल इंटीजर्स। ठीक। हाँ, तो जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि बॉक्स ऑफ x प्लस 2, तो अगर बॉक्स के अंदर आपको इंटीजर दिख रहा है तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको बाहर निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। लेकिन इंटीजर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ये कई लोग गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि ये इन जनरल बराबर नहीं होगा। ठीक है, और सोचो जैसे कि जैसे मान लो कि 2 इंटू 2.6 है। ठीक, तो k है 2 इंटू 2.6। ठीक, और तुमने इसको लिख दिया कि तुमने कहा कि चलो 2 बाहर निकाल लेते हैं, और तुमने इसको लिख दिया 2 इंटू 2.6। तो देखो बराबर नहीं आ रहे होंगे। ये 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से 2.6 इंटू 2 5.2 आएगा। तो 5.2 और 5.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 5। तो क्या 5 और 4 बराबर है, नहीं है, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ, ये सारी चीज़ें आप सोचो कि क्या होगा, है ना, पॉज करके। बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, तो सोचते हैं। तो जैसे मान लो x की वैल्यू 2 ले लें, तो क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ 2 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 2। तो ये तो 2 ही आ जाएगा और वो माइनस 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हर इंटीजर पे ये होगा, बॉक्स ऑफ 3 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 3 भी कितना आ जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं नॉन इंटीजर ले लूँ कि x वैल्यू 2.1 ले लूँ, तो बॉक्स ऑफ 2.1 प्लस माइनस 2.1, तो ये तो 2 आ जाएगा। और माइनस 2.1 का बॉक्स कितना होगा, माइनस 3। तो ये कितना आ गया, -1। तो जब इंटीजर लेंगे तो 0 आएगा, और जब नॉन इंटीजर लेंगे तो -1 आएगा। तो 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। बात क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखनी कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, -1 होगा जब x नॉन इंटीजर होगा, 0 होगा जब x इंटीजर होगा। ठीक,
और जैसे अब इसका आंसर पहले अपने मन में सोचो कि जैसे मान लो कि बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्या एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है? तो हो सकती है। क्या एक्स की वैल्यू 2.1 हो सकती है? हो सकती है। क्या एक्स की वैल्यू 2.9 हो सकती है? हो सकती है। 2.9 का बॉक्स में कितना आएगा? 2। क्या एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है? 3 नहीं हो सकती। बॉक्स ऑफ 3 कितना आएगा? 3 आएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकती है। सही है कि नहीं? 2 से 3 तक का कोई भी नंबर उठा के यहाँ पर रखोगे तो बॉक्स हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर n एक इंटीजर है, ठीक, अगर n एक इंटीजर है और बॉक्स ऑफ x बराबर तुम्हारा n आ रहा है, ठीक, तो x कहाँ से कहाँ होगा? n से लेकर n+1, ठीक है। अगर बॉक्स ऑफ x तुम्हारा n है और n एक इंटीजर है तो x कहाँ से कहाँ होगा? n से लेकर n+1। जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 से लेकर 3। बॉक्स ऑफ x -3 होगा तो x कहाँ से कहाँ होगा? क्लोज इंटरवल -3 से लेकर ओपन इंटरवल -2 तक। तो मेरे ख्याल से 5th प्रॉपर्टी तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको। 6th प्रॉपर्टी समझते हैं। चलो, तो जैसे मान लो मैंने एक चीज़ ये लिखी कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y, और फिर मैंने एक चीज़ लिखी बॉक्स ऑफ x प्लस वाई। तो ज़रा सोच के बताओ कि इन दोनों में कौन सी चीज़ कुछ केसेस में ज़्यादा होगी। बराबर के तो कई केस ढूंढ लोगे कि x को 2 ले लो और y को 3 ले लो, तो 2 + 3 5 इधर से भी आएगा और 2 + 3 5 का बॉक्स 5 इधर से भी आएगा। लेकिन अगर डेसिमल वैल्यू लें तो कौन किसके ज़्यादा आने के चांस हैं? तो जाहिर सी बात है इसके ज़्यादा आने के चांस हैं। और सिंपल सा उसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि जैसे मान लो कि x की वैल्यू है, सपोज कर लो कि 2.9 है ना, और y की वैल्यू है से 1.7। तो ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है कि इस 0.9 और 0.7 को यूज़ ही नहीं कर पा रहा है ना। क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा? क्योंकि 2.9 का बॉक्स 2 दे दे रहा है, 1.7 का बॉक्स 1 दे दे रहा है, तो टोटल आंसर कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये पहले इनको ऐड कर रहा है, यानी कि 0.9 और 0.7 को भी ये यूज़ कर रहा है। तो 2.9 + 1.7 कितना हो जाएगा? 4.6, और 4.6 का बॉक्स कितना आएगा? 4। तो इधर से आंसर 3 आ रहा है और इधर से आंसर 4। और दूसरी बात ये भी है कि ये चीज़ इससे मैक्सिमम 1 की ही लीड ले सकती है। क्यों मैक्सिमम 1 की लीड ले सकती है? क्योंकि ऐसे समझो कि मान लो दोनों 0.9 हो जाए तो क्या होगा कि 0.9 ये भी 0.9 ये भी दे दे, मान लो ये 2.9 हो गया और ये भी 2.9 हो गया, तो क्या क्या नहीं यूज़ होगा? इधर 0.9 और 0.9 नहीं यूज़ होगा, इधर यूज़ होगा। तो 0.9 और 0.9 कितना होगा? 1.8, और 1.8 का बॉक्स कितना होगा? 1। तो मतलब ये चीज़ आप वैल्यूज़ रख के समझ लो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ये चीज़ इससे मैक्सिमम 1 की लीड ले सकती है। तो हम लोग लिखना चाहें तो एक चीज़ और लिख सकते हैं कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y +1, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिखना चाहें यहाँ पर तो लिख सकते हैं। और यही चीज़ अगर 3 में एक्सटेंड करें कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस बॉक्स ऑफ z, ठीक, इज लेस देन और इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस y प्लस z। अब ये सोचो, अपने मन से भी पॉज करके सोचो कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस बॉक्स ऑफ z तो लिख लिया। अब ये सोचना है कि ये चीज़ इससे मैक्सिमम कितने की लीड ले सकती है। तो मैक्सिमम तुम चेक करके देखना, इसको 2.9 लेना, इसको भी 2.9 लेना, इसको भी 2.9 लेना। तो 0.9 यहाँ नहीं यूज़ होगा, 0.9 यहाँ नहीं यूज़ होगा, 0.9 यहाँ नहीं यूज़ होगा, यानी कि टोटल कितना नहीं यूज़ होगा? 2.7 नहीं यूज़ होगा। और 2.7 का बॉक्स कितना होता है? 2। तो ये चीज़ इससे मैक्सिमम कितने की लीड ले सकती है? 2 की, है ना। आप वैल्यूज रख के देखो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब जरा इनके आंसर सोचो जरा, है ना, ये कई जगह यूज़ करेंगे। अगला पॉइंट 8th पर पहुँचने से पहले कि बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 2, बॉक्स ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, और बॉक्स ऑफ x लेस देन 2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी नंबर का
क्या है, 2 या उससे ज़्यादा है। तो बस इसमें वैल्यू रख के जल्दी जल्दी सोच लो, क्या 1.9 हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेगा? तो नहीं करेगा। पहले आप खुद से आंसर लिखना, फिर चेक करना है ना पॉज करके। 1.9 का बॉक्स 1 आएगा, तो 1 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है नहीं। क्या 2 हमारे आंसर में आएगा? तो आएगा। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो और इक्वल टू वाली बात सही है। तो 2 के आगे की अब सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और इनइक्वालिटी को, और 2 भी सेटिस्फाई करा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ये देखो, क्या इसको 2 सेटिस्फाई कर रहा है? 2 रखने से क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 2, तो 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या 2.5 सेटिस्फाई कर रहा है? 2.5 का बॉक्स आ जाएगा 2, अगेन 2 ग्रेटर देन 2 नहीं है। 2.9 का बॉक्स सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो पहली फेवरेबल वैल्यू कौन सी मिलेगी, 3 रखेंगे तो बॉक्स ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 ग्रेटर देन 2 होता है। तो यानी यहाँ पर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना। और अब 3 से कोई भी छोटी वैल्यू रखोगे तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी, 3 से वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, एक तरीके से इक्वालिटी नहीं थी तो लग गई और 1 बढ़ गया, मतलब 2 का 3 हो गया। ऐसे मान लो यहाँ पे 5 होता तो 6 हो जाता। चलो अब ये देखते हैं, बॉक्स ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्या 2 हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है? तो कर रहा है। 2 रखते ही क्या आ जाएगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। 2.9 भी हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि 2.9 का बॉक्स 2 आएगा, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इक्वल टू वाली बात सही है। क्या 3 हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेगा? तो 3 हमारे आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि क्या आ जाएगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो वो तो गलत है। यानी कि मैक्सिमम हम 3 से पहले तक जा सकते हैं ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, x शुड बी लेस देन 3, है ना। 3 से स्लाइटली भी छोटी वैल्यू लोगे तो उसका बॉक्स 2 आ जाएगा, और 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आने में इक्वलिटी हट गई और 1 बढ़ गया। ठीक, और इस पर रख के देख लो, क्या इसमें 2 सेटिस्फाई करेगा? अब जल्दी से इसको देखते हैं ना। 2 का बॉक्स तो 2 आ जाएगा, 2 लेस देन 2 गलत है। 1.9 सेटिस्फाई करेगा? तो 1.9 सेटिस्फाई करेगा। 1.9 का बॉक्स 1 आ जाएगा, 1 लेस देन 2 है। तो इसमें आप सोच लेना तुम खुद से, आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x लेस देन 2। ठीक, तो इसको थोड़ा और समझने से पहले मैं ये 4 केस लिख लेता हूँ। बॉक्स ऑफ x, n क्या है इस केस में, मेरा इंटीजर है। ठीक है, 4 केस लिखे मैंने, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू n, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन n, बॉक्स ऑफ x लेस देन और इक्वल टू n, और बॉक्स ऑफ x लेस देन n। ठीक, देखो क्या हुआ इस वाले केस में, क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले में जब यहाँ पर इंटीजर लिखा था, बॉक्स डायरेक्ट हट गया। और लास्ट वाले केस में भी क्या हुआ है, देखो एक तरीके से यहाँ से आने में क्या लग रहा है, बॉक्स डायरेक्ट हट गया। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बीच के 2 केस में क्या हुआ, इक्वलिटी नहीं थी तो लग गई और 1 बढ़ गया, और इसमें क्या हुआ, इक्वलिटी थी तो हट गई और 1 बढ़ गया, है ना। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, सेम लॉजिक से सेम चीज़ आ जाएगी, इसमें भी सेम चीज़ आ जाएगी। इसमें क्या होगा, इक्वलिटी नहीं है तो लग जाएगी और 1 बढ़ जाएगा, और इसमें इक्वलिटी है तो हट जाएगी और 1 बढ़ जाएगा। ठीक, तो आपको याद कैसे रखना है कि आप सिंपल तरीके से सोचो कि जब हम ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो भाई हम क्या करेंगे, पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले केस लिखेंगे। मतलब सीक्वेंस क्या होगा हमारे दिमाग में हमेशा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू, और फिर लेस देन। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो बीच में 2 केस आते हैं उसमें इक्वलिटी होती है तो हट जाती है, नहीं होती है और लग जाती है, और 1 बढ़ जाता है। और जो 2 एक्सट्रीम पे केस होते हैं, पहला और लास्ट, उसमें बॉक्स डायरेक्ट हट जाता है। तो जैसे आप अपने दिमाग में सोचना हो कि बॉक्स ऑफ x लेस देन 7 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये लास्ट वाला केस है, बॉक्स ऑफ x लेस देन 7, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 7, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन। याद क्या रखना है कि बीच के 2 केस में इक्वलिटी नहीं होती तो लग जाती है, होती है तो हट जाती है, और 1 बढ़ जाता है। पहले और लास्ट केस में डायरेक्ट बॉक्स हट जाता है ना। ठीक, चलो तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना आप। ये पॉइंट है कि इफ़ 2 नंबर्स डिफर बाई 1 देन देयर इंटीग्रल पार्ट ऑल्सो डिफर बाई 1। मतलब कि 2 नंबर्स का डिफरेंस 1 होगा तो उनके इंटीग्रल पार्ट का भी डिफरेंस 1 होगा। सिंपल सा पॉइंट है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और कहीं कहीं हम लोग बहुत अच्छे से इसको यूज़ करके बड़ी जल्दी आंसर निकाल लेंगे। कि जैसे मान लो कि 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 2.1 का इंटीग्रल पार्ट कितना, 2,
सॉरी 2 का इंटीग्रल पार्ट कितना 2, 1 का इंटीग्रल पार्ट कितना 1, तो इनके इंटीग्रल पार्ट का भी डिफरेंस कितना है 1 है। तो इंटीजर्स में तो बहुत ऑब्वियस लग रहा है। अब मान लो 2.3 का और 1.3 का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक। 2.3 के बॉक्स का डिफरेंस 2.3 का बॉक्स कितना 2, 1.3 के बॉक्स कितना 1, तो इनके बॉक्स का भी डिफरेंस कितना है 1 है। तो अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 1 होगा तो उनके इंटीग्रल पार्ट का भी डिफरेंस 1 होगा, है ना। ऐसे ही दो नंबर्स का डिफरेंस अगर 2 होगा तो उनके इंटीग्रल पार्ट का भी डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। और देखना इसको हम लोग कितने अच्छे से इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। फिर ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, इनको याद रखना चाहो तो याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि बॉक्स ऑफ n+1/2, n+2/4, n+4/8। तो ये देखो जीपी चल रही 1 2 4 और नीचे इससे एक स्टेप आगे की जीपी चल रही 2 4 8, ठीक। डैश 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 ये किसके बराबर आएगा n के बराबर आएगा। मतलब कि ये डैश 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 का मतलब क्या है कि एक पॉइंट के बाद ये 0 हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो n की वैल्यू 5 होती तो ये चीज़ कितनी हो जाती, देखो 5 + 1/2, 5 + 2/4, 5 + 4/8। फिर अगला आता अगर लिखते हैं हम लोग तो 5 + 8/16 एंड सो ऑन। तो देखो ये तो कितना आ जाएगा, पहला वाला तो 3 आ जाएगा, दूसरा वाला 5 और 2 7, 7/4, 7/4 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इंटीग्रल पार्ट कितना 1। 5 + 4 9, 9/8 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीग्रल पार्ट कितना 1। अब आगे के देखो सारे टर्म 0 होने लगेंगे। 13/16 0 से 1 के बीच का नंबर होगा तो उसका बॉक्स कितना आएगा 0, और आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सबका बॉक्स कितना आएगा 0 आएगा। तो आंसर क्या आएगा 5। तो इसलिए इसमें डैश 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 लगा हुआ है। दूसरा ये कि बॉक्स ऑफ एक्स और n नेचुरल नंबर होना चाहिए इसमें ना, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ x + 1/n प्लस बॉक्स ऑफ x + 2/n अप टू बॉक्स ऑफ x + n - 1/n किसके बराबर होगा, बॉक्स ऑफ nx के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, बॉक्स ऑफ x से सीरीज स्टार्ट होगी, आप चाहो तो समेशन फॉर्म में भी लिख लेना अपने आप इसको। बॉक्स ऑफ x से सीरीज स्टार्ट होगी, फिर 1/n 2/n 3/n ऐसे ऐड होता रहेगा और कहाँ तक जाएगा, जो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा उससे जस्ट पहले तक। तो अगर यहाँ पर मान लो 100 चल रहा होता तो ये 99 तक जाता, ठीक। तो x + n - 1/n ये किसके बराबर होगा, बॉक्स ऑफ nx के, ठीक है। अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए होगा तो मैं विद इन अ वीक इसको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना तो इसका प्रूफ भी मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पर, ठीक। तो इनको याद रखना चाहो तो याद रख लो, है ना। अब कुछ सिंपल से भी इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा बहुत इसमें हम लोग फाइन ट्यूनिंग अपने कॉन्सेप्ट्स की कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बॉक्स ऑफ x बराबर -3। तो बॉक्स ऑफ x बराबर n होता है तो x कहाँ से कहाँ होता है, n से लेकर n+1 तक। तो यहाँ से x सीधे सीधे क्या आ जाएगा, -3 से लेकर -2 ओपन, ठीक। बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 7, ये जो 4 केस पड़े थे, तो पहला होता था ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरा होता था ग्रेटर देन। तो हमें ये याद है कि उसमें एक बढ़ जाता था और इक्वलिटी नहीं होती थी तो लग जाती। तो इसमें सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी x बिलोंग्स टू 8 क्लोज टू इन्फिनिटी। अगला देखते हैं, बॉक्स ऑफ x लेस देन 2.3। तो सिंपल सोचो कि बॉक्स ऑफ x का जो आउटपुट होता है वो तो इंटीजर होता है, तो किसी नंबर का बॉक्स अगर 2.3 से छोटा है तो अगर इसको करेक्ट करके लिखें 2.3 से छोटा है, यानी कि बॉक्स ऑफ x जो होगा वो अल्टीमेटली 2 या उससे छोटा होगा, क्योंकि बॉक्स ऑफ x में 2.3 तो आएगा नहीं, या तो 3 आया होगा या 2 आया होगा, ठीक है। तो 2.3 को करेक्ट करके हम लोगों ने क्या लिखा कि बॉक्स ऑफ x अगर 2.3 से छोटा है तो वो 2 या उससे छोटा होगा। अब ये कौन सा केस है, हम लोग पहले लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू। तो ये तीसरा वाला केस है। तो क्या होगा, इक्वलिटी है तो हट जाएगी और एक बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 3, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से 3, ठीक। चलो ये भी एकदम सिंपल से। बॉक्स ऑफ समथिंग ग्रेटर देन है, तो अगेन याद करो ग्रेटर देन कौन सा केस है, पहला ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरा ग्रेटर देन। तो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा और इक्वलिटी लग जाएगी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 + 2 8/3, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, बॉक्स हटाते हैं। तो ये वाला केस है बॉक्स ऑफ समथिंग लेस देन है, तो बॉक्स ऑफ समथिंग लेस देन तो लास्ट में आता था ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और लेस देन।
तो लास्ट वाले केस में तो एज इट इज़ बॉक्स हट जाता था, तो ये तो लेस देन 2 हो जाएगा। ये है बॉक्स ऑफ समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो सबसे पहला केस होता था, तो उसमें भी क्या होता था कि डायरेक्ट बॉक्स हट जाता था। तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हर जगह -1 कर देते हैं, तो -6, ठीक है, x, और यहाँ -1 करेंगे तो 1, तो x क्या होना चाहिए, -6 से 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 2 बॉक्स ऑफ x + 5 इज इक्वल्स टू 3 बॉक्स ऑफ x - 3, ठीक। तो इंटीजर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बॉक्स ऑफ x, और 5 बाहर आएगा तो 2 से तो मल्टीप्लाई हो गई, +10 इज इक्वल्स टू 3 बॉक्स ऑफ x, ठीक, और 3 और -3 इंटीजर फिर से बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -9, सही है कि नहीं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3 बॉक्स x -2 बॉक्स x हो जाएगा, और तुम्हारा 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो बॉक्स ऑफ x 19 है, तो x कहाँ से कहाँ होगा, 19 से 20, ठीक। चलो है ना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने बहुत बेसिक केवल इसके बारे में सीखा है, तो मैंने ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली अपलोड किया था जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में मोरलेस जीरो आइडिया था, ठीक है। और अभी इसमें क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे, क्योंकि इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला वाला है -e का बॉक्स, तो e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 समथिंग होती है ना, हमें एग्जैक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। माइनस, तो e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो -2.7 समथिंग का बॉक्स कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और -3.14 अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है, तो -3.14 का बॉक्स कितना हो जाएगा, -4, तो -4, तो 4 और -3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड देख लेते हैं जल्दी से। साइन पाई बॉक्स एक्स, और बॉक्स एक्स हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। अगर ऐसे ही tan लिखा होता तब भी आंसर 0 हो जाता, क्योंकि tan भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कितना होता है, 0 होता है। तो इस लेक्चर को अगर आप स्क्रैच से बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन पढ़ रहे थे तो इसको एकदम अच्छे से देखें, और फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर भी मैं वो जल्दी अपलोड करूँगा, तो उसके लिए यू शुड स्टे ट्यून्ड, और उसमें हम लोग थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।